प्रिय विद्यार्थियों, जीव विज्ञान के पेपर को यदि 3 मार्च को आप बेहतर तरीके से देना चाहते हैं तो ये सेशन आपका है। जबरदस्त तरीके से इसे देख लीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, जीव विज्ञान का ये ओरिजिनल पेपर है 2025 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 348 एजे का पूरा फुल सॉल्यूशन है विथ आंसर। देख लीजिए, यहाँ पर आंसर के साथ पूरा बकायदे दिया हुआ है। तो जबरदस्त तरीके से जो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर भी कर दीजिए। चलिए आइए करते हैं स्टार्ट इस सेशन को हम लोग। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल पेपर है आप लोगों का। निश्चित तौर पर यहाँ पर से लाभ आप लोग को आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा। जीव विज्ञान 2025 348 एजे सेट को हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए, जब बढ़ते हैं यहाँ पर तो पहले तो याद रखिए कि जब भी जीव विज्ञान हम लोग का प्रैक्टिकल वाला विषय देखिए 3 घंटे 15 मिनट का समय रहता है। पेपर पूर्णांक जो है 70 नंबर का, यानी 30 नंबर जो होता है इसमें प्रैक्टिकल में मिलता है। देखिए नोट में जो बातें मिल जाती है 15 मिनट पहले परीक्षार्थियों को मिलता है। प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, तो पढ़ लिया करिए कितने शब्दों में लिखना है, कैसे लिखना है, क्या लिखना है। चलिए आइए जीव विज्ञान के बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला से हम लोग करते हैं स्टार्ट इस सेशन को। देखिए जीव विज्ञान में जब बहुविकल्पी पढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों तो देखिए पहला प्रश्न क्या है आप लोगों का, निसंतान दंपतियों की सहायता हेतु सहायक है। निसंतान दंपतियों की सहायता हेतु कौन सा उपाय है? पात्र निषेचन, इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ये सभी। तो देखिए ये सभी चीजें जो है प्रिय विद्यार्थियों निसंतान दंपतियों के लिए सहायक सिद्ध होती है। ठीक है ना, तो विकल्प नंबर डी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। पात्र निषेचन भी सही है, इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर भी होगा, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर भी है। तो ये सभी चीजें जो होती हैं वो निसंतान दंपतियों के लिए मुख्य रूप से होता है। अंडाणु के निषेचन को रोकने का उपयुक्त तरीका क्या है? अंडाणु के निषेचन को रोकने का उपयुक्त तरीका कौन सा है? बंध्याकरण, हार्मोनल गर्भ निरोधक, अवरोधक युक्ति, ये सभी। तो देखिए ये सभी ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी ये रास्ता भी है, बंध्याकरण भी करा करने का, हार्मोनल गर्भ निरोधक का भी है, और अवरोधक युक्ति, ये सभी चीजें जो है वो अंडाणु के निषेचन को रोकने की प्रक्रिया या तरीका है। ठीक है, तो विकल्प नंबर डी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? मनुष्य में संतान का जो लिंग निर्धारण होता है वो पिता के लिंग गुणसूत्र से होता है। किसके द्वारा होता है? पिता के लिंग गुणसूत्र की सहायता से क्या होता है? मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प नंबर डी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए फटाफट फटाफट शेयर करते चलिए प्रिय विद्यार्थियों, तभी मजा आएगा पढ़ने और पढ़ाने का। वृषण की अंतराली लीडिंग कोशिकाओं से स्रावित हार्मोन कौन सा है? तो एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, एफएसएच, मानव अपरा, लैक्टोजन। तो देखिए एंड्रोजन जो होगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रश्न का। देखिए बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला तो समाप्त हो गई प्रिय विद्यार्थियों। अब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में। जबरदस्त तरीके से इसे भी लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि डीजे सर का कहना है पढ़ने के साथ ही साथ अपने क्लासमेट पर भी इसे शेयर करते रहना है। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में देखिए जब पढ़ते हैं यहाँ पर, तो दो बीजों के नाम लिखिए जिनमें बीज के परिपक्व होने के पूर्व जो होता है भ्रूणपोष विकासशील भ्रूण द्वारा उपयोग कर लिया जाता है। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों मटर और सेम है। कौन है? मटर और सेम आदि जैसे जो है अभ्रूणपोषी बीजों में देखा जाए तो भ्रूण संचित भ्रूणपोष का उपयोग कर लेता है ये। ठीक है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ प्रश्नों की श्रृंखला में। देखिए यहाँ पर हम लोग का अगला प्रश्न क्या है, परागण को परिभाषित कीजिए। परागण को परिभाषित कीजिए, ये हम लोग का प्रश्न है। देखिए परागकणों का परागकोश से मुक्त होकर, परागकणों का परागकोश से मुक्त होकर उसी प्रजाति के पुष्प के वर्तिकाग्र तथा स्थानांतरण परागकण कहलाता है। ठीक है ना, यानी परागकणों का परागकोश से मुक्त होकर उसी प्रजाति के पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण जो होता है उसे हम लोग परागकण कहते हैं। ठीक है, यह दो प्रकार का होता है प्रिय विद्यार्थियों, एक होता है स्वपरागकण होता है और पर परागण होता है। कौन कौन होता है? स्वपरागण और पर परागण। ठीक है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगले नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगला हम लोग का प्रश्न क्या है, जलीय परागण करने वाले किन्हीं दो पौधों के नाम लिखिए। जलीय परागण करने वाले किन्हीं दो पौधों के नाम बताना है। देखिए हाइड्रीला हो गया आपका प्रिय विद्यार्थियों, और वेलिसनेरिया हो गया, और जोस्टीरा हो गया। कौन कौन? हाइड्रीला, वेलिसनेरिया हो गया और जोस्टीरा हो गया। तो ये सभी जो है जलीय परागकण हो गए के मुख्य पौधे हो गए। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रुधिर वर्ग ओ वाला एक पुरुष रुधिर वर्ग ए बी वाली स्त्री से विवाह करता है, उसकी संतानों का रुधिर वर्ग क्या होगा? देखिए प्रिय विद्यार्थियों संतानों का जो रुधिर वर्ग जो होगा ए या बी होगा। ए बी व ओ कभी नहीं हो सकता। ठीक है ना, ए बी और ओ कभी नहीं होगा, ए होगा या तो बी होगा। ठीक है ना, तो संतानों का जो रुधिर वर्ग होगा तो क्या होगा? ए होगा या बी होगा, लेकिन ए बी और ओ जो होगा वो कभी नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। अगला देखिए प्रश्न हम लोग का क्या है,
आनुवांशिकता, आनुवांशिकता तथा आनुवांशिकी में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए आनुवांशिक या वंशागत लक्षणों के जनकों से संतति में संचरण को जो होता है आनुवंशिकता या वंशागति कहते हैं, जबकि आनुवंशिकता क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, विभिन्नताओं के अध्ययन को आनुवंशिकी कहते हैं। ठीक है ना, जो आनुवंशिकता के विभिन्नताओं की जो अध्ययन होता है उसको हम लोग आनुवंशिकी कहते हैं। ठीक है, ये प्रश्न भी जो है आपका बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए लघु उत्तरी प्रश्नों को देखिए, आपका बहुविकल्पी हो गया, अति लघु हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर लघु उत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है ना, तो देखिए लघु उत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला में कौन कौन से प्रश्न है। प्रश्न है आपका लसिकाव अंग क्या है। देखिए लसिकाव अंग क्या है, लसिकाव अंग क्या होता है। मानव में पाए जाने वाले जो होते हैं प्राथमिक तथा द्वितीयक जो लसिकाव होते हैं, लसिकाव अंगों के जो है एक एक उदाहरण तथा उनके कार्य भी बताना है। देखिए लसिकाव अंग के बारे में अगर बात करें प्रिय विद्यार्थियों, तो इनमें क्या होता है, लसिकाणुओं की उत्पत्ति होती है। क्या होती है, इनमें लसिकाणुओं की उत्पत्ति होती है, परिपक्वन होता है तथा प्रचुरोधन होता है। ठीक है ना, लसिकाणुओं की उत्पत्ति होता है, परिपक्वन होता है तथा प्रचुरोध्वन होता है, तो इसको हम लोग लसिकाव अंग बोलते हैं, लसिकाव अंग। ठीक है ना, और प्राथमिक लसिकाव अंग देखिए जैसे कौन कौन से हो गए, अस्थिमज्जा हो गया, थाइमस ग्रंथि हो गया आदि। कौन कौन हो गया, अस्थिमज्जा हो गया, थाइमस ग्रंथि हो गया, ये सभी हम लोग प्राथमिक लसिकाव अंग कहलाते हैं। इनमें जो होता है अपरिपक्व लसिकाणु होते हैं, जिसमें प्रतिजन संवेदनशील जो लसिकाणु में विभेदित होते हैं। ठीक है ना, तो प्राथमिक लसिकाव अंग के ये उदाहरण हो जाएंगे आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं द्वितीयक लसिकाव अंग को। देखिए द्वितीयक लसिकाव अंग जो होता है प्रिय विद्यार्थियों, कैसे जैसे क्या हो गया, प्लीहा हो गया आपका, लसिका ग्रंथियां हो गई, टांसिल हो गया तथा श्लेष्म संबंधी जो लिम्फाइड होता है, ऊतक जिसे हम लोग माल्ट कहते हैं आदि होता है। ठीक है ना, परिपक्वन के पश्चात अगर देखा जाए तो लसिकाणु जो होते हैं प्रिय विद्यार्थियों द्वितीयक लसिकाव अंग में पहुंचकर प्रतिजन के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं। ठीक है ना, और देखा जाता है मुख्य रूप से तो जो है अस्थिमज्जा में परिपक्वन होने वाले लिम्फोसाइट्स बी और लिम्फोसाइट्स, और थाइमस में परिपक्वन होने वाले टी लिम्फोसाइट्स कहलाते हैं। ठीक है, अस्थिमज्जा में परिपक्वन वाले जो लिम्फोसाइट्स बी होते हैं और लिम्फोसाइट्स, और थाइमस में परिपक्वन वाले जो होते हैं टी लिम्फोसाइट कहलाते हैं। तो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट तो समझिएगा, क्योंकि ये भी दोनों देखिए प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है, घूम फिर कर हमेशा पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न क्या है हम लोग का, सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर लिखिए। देखिए सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में क्या अंतर होता है, ये हम लोग का प्रश्न है। देखिए सक्रिय प्रतिरक्षा की बात हो गई, एक तरफ कॉलम बना लीजिए, दूसरी तरफ क्या करिए, निष्क्रिय प्रतिरक्षा का कॉलम बना लीजिए। पहला ऑप्शन देखिए क्या है यहाँ पर, जब व्यक्ति के शरीर की अपनी कोशिकाएं जो होती हैं रोगाणु के प्रति प्रतिरक्षी पैदा करती हैं, तो इसे सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं, सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। जब व्यक्ति के शरीर की अपनी कोशिकाएं जो होती हैं रोगाणु के प्रति प्रतिरक्षी पैदा करती हैं, तो इसे सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। भाई जाहिर सी बात है कि वो रक्षा के लिए जो है स्वयं तैयार रहती हैं, तत्पर रहती हैं। जब शरीर की रक्षा के लिए किसी अन्य जीव के शरीर में बने प्रतिरक्षी सीधे ही शरीर को दिए जाते हैं, तो यह निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहलाता है। मतलब एक तरीके से कहा गया कि उनकी जो अपनी कोशिकाएं हैं वो एक तरीके से डैमेज हो गई हैं, उनको बाहरी कोशिकाओं का सहारा लेना पड़ रहा है, तो उसको हम लोग निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। यह प्रतिरक्षा धीमी होती है विद्यार्थियों, और यह प्रतिरक्षा क्या होता है, तुरंत प्रभाव दिखाई देता है इसका। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, प्रभावशाली अनुक्रिया प्रदर्शित होने में अधिक समय लगता है, इसमें तुरंत प्रभाव दिखता है ना। यह पूरे जीवन कार्य करता है विद्यार्थियों, इसका जो प्रभाव होता है कुछ समय के लिए होता है। ठीक है ना, ये भी देखा जाए तो यह पूरे जीवन तक के लिए होता है। भाई जाहिर सी बात है सक्रिय प्रतिरक्षा जो होगा वो पूरे समय के लिए होगा, जबकि ये जो होगा किसी लिए देखिए समाप्त होता है, ये निष्क्रिय प्रतिरक्षा जो होता है, क्योंकि वो समाप्त भी होता है। उदाहरण में देखा जाए तो मानव में चेचक के प्रति जो प्रतिरक्षा होता है, और इसमें देखा जाए तो मानव में टिटनेस हो गया, रेबीज हो गया आदि रोगों में देखा जाए तो टीकाकरण द्वारा जो प्रतिरक्षा प्रदान किया जाता है उसको हम लोग निष्क्रिय प्रतिरक्षा में देखते हैं। चेचक के प्रति प्रतिरक्षा जो हो गया उसको हम लोग सक्रिय प्रतिरक्षा में देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। प्रश्न देखिए हम लोग क्या है विद्यार्थियों, जबरदस्त तरीके से लाइक और शेयर करते रहिए। सहज, जन्मजात और उपार्जित प्रतिरक्षा। देखिए सहज, जन्मजात और उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर स्पष्ट करना है, यानी अंतर लिखना है। जन्मजात और उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर क्या होगा। देखिए सहज प्रतिरक्षा क्या होता है विद्यार्थियों, और उपार्जित प्रतिरक्षा क्या होता है। सहज प्रतिरक्षा क्या होता है और उपार्जित प्रतिरक्षा क्या होता है। सहज प्रतिरक्षा में जब हम लोग बढ़ते हैं विद्यार्थी, देखिए सहज प्रतिरक्षा एक प्रकार की अविशिष्ट प्रतिरक्षा है। क्या होती है, सहज जो प्रतिरक्षा होता है वो एक प्रकार की
अविशिष्ट प्रतिरक्षा है। जबकि उपार्जित देखिए प्रतिरक्षा जो होता है प्रिय विद्यार्थियों रोग विशिष्ट होता है। क्या होता है? रोग विशिष्ट होती है। यह जन्म के समय में मौजूद होती है। सहज प्रतिरक्षा जो होता है वो जन्म के समय मौजूद होता है और यह प्रतिरक्षा जो होता है शरीर में प्रवेश पा चुके रोगजनक का कोशिकाओं व एंटीबॉडीज द्वारा सामना करती हैं और रोगजनक से प्रथम सामना होने पर अपेक्षाकृत धीमी प्राथमिक अनुक्रिया होती है। ठीक है, तो ये चीज देखने को मिलता है। जैसे देखा जाए यहाँ पर अगला देखा जाए पॉइंट विद्यार्थियों, तो यह प्रतिरक्षा जो होता है हमारे शरीर में रोगजनकों के प्रवेश में विभिन्न प्रकार के अवरोध खड़ा करती है। ठीक है ना। और देखिए यहाँ पर जो इसमें हो जाएगा रोगजनक के सामना होने पर तीव्र और द्वितीयक अनुक्रिया उत्पन्न होती है। देखिए यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल में देखा जाए तो देखिए शारीरिक रोध हो गया, कारकीय रोध हो गया, कोशिकीय रोध हो गया, साइटोकाइनिक रोध हो गया। ठीक है ना, ये सभी चीजें इसमें शामिल होती है। रोगजनक से पहले प्रत्येक बार नया सामना होता है और स्मृति कोशिकाएं नहीं बनती हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो सक्रिय व निष्क्रिय प्रतिरक्षा में भिन्नित नहीं होती है, जबकि यहाँ पर सक्रिय व निष्क्रिय प्रतिरक्षा में क्या होती है? भिन्नित होती हैं। ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थियों ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सभी लोगों के लिए पेपर। ठीक है ना, कौन सा पेपर था आप लोगों का? ये बायोलॉजी का पेपर था प्रिय विद्यार्थियों। ये महत्वपूर्ण पेपर आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो जबरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पर इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।